हेलो एवरीवन। डिफरेंशियल इक्वेशन वीडियो सीरीज में आज की ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन की इंट्रोडक्शन का काम कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के पेंडिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बोलने का मीनिंग क्या है? देखो, सबसे पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की, तो उसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे थे, इसलिए नेम से थोड़ा क्लियर था कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। फिर हमने जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तो उसमें होमोजीनियस फंक्शंस की इन्वॉल्वमेंट थी। जब हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल किया तो उसमें वेरिएबल रिड्यूस करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आ रहे थे। तो इसी तरह से एग्जैक्ट का भी एक यहाँ पे मीनिंग होगा। अगर हम बात करें कि अपने पास कोई फंक्शन हो, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लेंगे? इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं 2x dx प्लस 2y dy। तो ये इसका टोटल डेरिवेटिव हुआ एक तरह से। टोटल डेरिवेटिव में भी हम बात करते हैं, जब हम किसी फंक्शन एफ एक्स वाई का टोटल डेरिवेटिव करते हैं तो इस तरह से काम करते हैं कि डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई या करली एफ बाई करली वाई डी वाई। इस चीज को हम बोलते हैं कि टोटल डेरिवेटिव है ये फंक्शन किसका, एक्स वाई का। तो इसी का यूज करके हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंचते हैं। अपने पास हम अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि इक्वेशन इस टाइप में हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इस टाइप की अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर m एंड n आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, तो इस टाइप की इक्वेशंस के लिए हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला वर्ड यूज करते हैं। बट देखो, अगर एक सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने लिखी जाए y dx प्लस x dy, अभी हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या होता है, जस्ट इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं y dx प्लस x dy, तो हम देखेंगे कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिखा गया है, y सेम लिखा, x का डेरिवेटिव dx और प्रोडक्ट रूल की तरफ से ये इक्वेशन बन गई, जैसे हमने ये d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया था। तो इसको हम d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। जब आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस डेरिवेटिव की फॉर्म में मर्ज कर सकते हो, उसको डेरिवेटिव एग्जैक्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोला जाता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना सा मीनिंग है कि जब आप इक्वेशन को इकट्ठा कर दो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव में, कर पा रहे हो तो एग्जैक्ट है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, आगे कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को भी एग्जैक्ट बना सकते हैं। बट अगर इनिशियली नहीं लिख पा रहे हैं तो इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होगी। और इसके लिए ही हम कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या यूज करते हैं। देखिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इन केस अगर एग्जैक्ट है तो डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन लिखा जाएगा, सम फंक्शन एक्स वाई लिखा जाएगा। और हमें पता है कि इस वाले रूल से आओ वापिस, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स वाई को एग्जैक्ट में हम कैसे खोलते हैं? करली एफ बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई डी वाई। ठीक है, तो अब दोनों दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो m किसके इक्वल होगा? करली एफ बाई करली वाई डेल एफ बाई डेल वाई। और n किसके इक्वल होगा? डेल एफ बाई, सॉरी यहाँ पे होगा डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई, ये रहेगा। अब यहाँ से आगे देखो कि अगर आप m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हो तो ये क्या मिलेगा? डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई। और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो क्या मिलेगा? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। अब क्योंकि f डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर आपने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन लिखा था तो कौन सी बात पक्का होल्ड करेगी? डेल एम बाई डेल वाई मतलब करली एम बाई करली वाई इक्वल होगा करली एन बाई करली एक्स। तो यही हम कंडीशन पढ़ते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है, आप किसी इक्वेशन को एग्जैक्ट बोलने जा रहे हो, तो करली एम बाई करली वाई इक्वल होगा करली एन बाई करली एक्स। डेल एम बाई डेल वाई इक्वल होगा डेल एन बाई डेल एक्स के, अदरवाइज इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। जैसे हमने ये सिंपल सी इक्वेशन ली थी, तो इसको हम देख लें
इसमें m किसके इक्वल है y के और n किसके इक्वल है x के। तो इसलिए करली m बाय करली y कितना हो जाएगा 1 और करली n बाय करली x कितना हो जाएगा 1। दोनों आपस में इक्वल आए हैं, देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इक्वेशन अगर हम ले y dx माइनस x dy, तो करली m बाय करली y किसके इक्वल होगा 1 के और करली n बाय करली x किसके इक्वल होगा -1 के। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हुई नॉन एग्जैक्ट। ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। पहले तो इस बात का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं कंडीशन से, बट उसका पीछे मीनिंग क्या है कि अगर आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को रिप्रेजेंट कर पाओ डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन में, देन इक्वेशन को एग्जैक्ट बोला जाता है। ऑल्सो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ एग्जांपल्स और देखें। लाइक अगर अपने पास हो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, तो m इसका कितना है वाई स्क्वायर और n है x। तो डेल m बाई डेल y करते हैं, अगर करली m बाई करली y तो आएगा 2y और करली n बाई करली x करेंगे तो आएगा 1। तो ये इक्वेशन में आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। तो इसमें आप अपनी तरफ से भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस बना सकते हो। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन खुद बनाओ तब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई नहीं सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे कि हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और तब बनेगी जब हम उसको किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिख देंगे। तो क्यों ना हम शुरुआत करें एक फंक्शन के डेरिवेटिव से। एक फंक्शन का डेरिवेटिव उठा लो जो आपको अच्छा लगता है। कोई मान लो हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब उठाया, अब मैं इसका डेरिवेटिव ओपन करके लिख देता हूँ 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई। आप चेक कर लो ये इक्वेशन पक्का एग्जैक्ट है। करली m बाई करली y 0 होगा क्योंकि ओनली x का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है तो 0 होगा, तो इक्वल आए। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम एक फंक्शन लेते हैं साइन एक्स वाई ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आप करके देखो इक्वल टू 0। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब x करेंगे तो कोस एक्स वाई और विद अंदर वाले एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स वाई का डेरिवेटिव y बन जाएगा dx प्लस कोस एक्स वाई और x dy। तो चेक कर सकते हो ये इक्वेशन भी आपको क्या मिलेगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो इस तरह से आप कोई भी एक्स वाई का एक फंक्शन उठाओ, उसका डेरिवेटिव ओपन करके लिख दो, तो जो आपको रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगी वो पक्का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसलिए दुनिया में कितनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी है। आप अपनी तरफ से भी अनगिनत डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो जो एग्जैक्ट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हम सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें इतना तो पता है कि जब हमने इक्वेशन को एग्जैक्ट बोल ही दिया है तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन एक्स वाई। तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे थे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 का, बट हमें ये इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 का। इसका सॉल्यूशन तो क्या ही है, बस डेरिवेटिव को उधर शिफ्ट करो, दैट मींस एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो समझो बात को कि अगर आपको एक बार ये पता लग गया कि इक्वेशन एग्जैक्ट है तो किसी का डेरिवेटिव होगा, वही डेरिवेटिव इक्वल टू सी, वही फंक्शन है जिसका आप डेरिवेटिव लिख रहे हो उसको इक्वल टू सी लिख दोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। बस इतना सा सॉल्यूशन लिखने का काम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। y dx प्लस एक्स dy, जब हमें ये पता लग गया था कि ये डेरिवेटिव है एक्स वाई का, तो हमने इसको डेरिवेटिव एक्स वाई इक्वल टू 0 लिखा। एक्स वाई इक्वल टू सी ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। इसको किसी भी फॉर्म में वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आप ये देख सकते हो कि इसको आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी तो कंसीडर कर सकते थे ना। ये dx बाय एक्स है माइनस dy बाय वाई है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इंटीग्रेशन करोगे तो log x माइनस log y प्लस लिख देते हैं log c। तो ये log y इधर आके प्लस हो जाएगा, तो log जब आप कैंसिल करोगे प्रॉपर्टी अप्लाई करके तो एक्स वाई इक्वल टू सी मिलेगा।
तो यही अपना जनरल सॉल्यूशन आया। क्लियर हुई होगी ये बात। सॉल्यूशन लिखना है तो एक तो ये तरीका है कि अगर आपको फंक्शन मिल गया तो काम खत्म, वही है। अब देखो इक्वेशन यहां पे लिख रहे हैं x प्लस वाई डी एक्स प्लस, अब देखो m डी एक्स, तो m का किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, कर ली m बाय कर ली y, तो 1 आएगा। अब मुझे इधर भी कुछ ऐसा फंक्शन रखना है जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाए तो अपना काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ x प्लस साइन वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू 0। ये बन गई ऐसी इक्वेशन। अपनी तरफ से ऐसे बड़ी सी इक्वेशन हमने बना दी। बीच में चालाकी क्या की है कि ये m है ये n है, m का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे ये देगा 1, n का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ये 1 देगा। ये फालतू टर्म्स पड़ी हैं बीच में, ठीक है। तो इधर आप और भी कुछ गंदी सी y की टर्म लिख दो तो भी इक्वेशन बड़ी बन जाएगी। तो इसका हमें सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने का एक और आसान वे बता रहा हूं अभी आपको, किस तरह से आप लिख सकते हो इसका आसानी से सॉल्यूशन। जो भी m है इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू m कर दो, प्लस जो भी n है इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब m का x वाले का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, y वाले का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c लिख देंगे। ये सॉल्यूशन आ जाएगा। बट जो भी रिपीटेड टर्म होगी, रिपीटेड टर्म्स जो भी होंगी उनको हम एक बार ही लिखेंगे। कैसे सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे डायरेक्ट देखो, x प्लस वाई डी एक्स का सॉल्यूशन कैसे आएगा, m का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करो तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स वाई, ये हो गया। और y इसका विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करो तो एक्स वाई प्लस इसका हो गया इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई प्लस वाई क्यूब बाय 3 इक्वल टू सी। अब एक्स वाई दो बार आया, मुझे ये नहीं चाहिए। एक बार एक्स वाई कैंसिल किया तो अपने पास बचा क्या, अब एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स वाई माइनस कोस वाई प्लस वाई क्यूब बाय 3 इक्वल टू सी। तो ये इसका बन गया जनरल सॉल्यूशन। चेक कर सकते हैं डेरिवेटिव करके कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, 2x से 2 कट जाएगा x, और इधर करेंगे तो y, x प्लस वाई डी एक्स पहले वाली टर्म है आपकी, विद रिस्पेक्ट टू y करो ये दूसरी टर्म आपको मिल जाएगी। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। हम जनरल सॉल्यूशन एक और तरीके से भी करते हैं ना, एम डी एक्स प्लस एन, एन लिखते हैं क्या, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, ये करते हैं और इक्वल टू भी लिख देते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू y करके इक्वल टू सी लिखते हैं। जो ये काम करते हैं ना टर्म नॉट कंटेनिंग y, तो ये वही है जहां पे अपना रिपीटेड टर्म आ रही है, इनको बाहर करने के लिए ये लिखा जाता है। तो अदरवाइज आप अब से डायरेक्ट ध्यान में रखना, जब भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है तो इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में है। एम एक्स वाले का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई वाले का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जो भी टर्म रिपीट करे बस उस पर कांटा मारो, बाकी जो होगा आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यूज कब होते हैं, जब अपने पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट हो, उसको एग्जैक्ट बनाना हो, क्योंकि एग्जैक्ट अगर बन जाएगी तो उसका सॉल्यूशन जल्दी लिखा जाएगा, उसके लिए हेल्प मिलती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स से। जैसे कि है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, सिंपल सी इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, अभी हमने देखा था, बट इसको हम ध्यान से देखें तो इसका सॉल्यूशन निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से जाओगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, log y log x log x log y प्लस log c। तो देखेंगे तो x बाय वाई इक्वल टू सी इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, या फिर हम y बाय एक्स इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें कि y बाय एक्स अगर इक्वल टू सी है तो d ऑफ y बाय एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के। अब डेरिवेटिव ऑफ y बाय एक्स इक्वल टू 0, आप लेफ्ट साइड को ओपन करो, क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, नीचे वाले को उधर ले जाओ तो आपको क्या मिला, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही इक्वेशन मिल गई। इसमें से बस माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो यही मिला। तो जो हमने सॉल्यूशन निकाला और जो इक्वेशन थी उसको वापस डिफरेंशिएट किया तो सिर्फ एक फैक्टर का डिफरेंस आ रहा है, एक शक्ल अलग नजर आ रही है, ये एक्स स्क्वायर वाली। मीन्स कि अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर के साथ जब हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा
क्योंकि शुरुआत कहाँ से की है हमने, ये डेरिवेटिव इक्वल टू 0 से। डेरिवेटिव किसी का लिखा जाता है तो पीछे कौन सी इक्वेशन चल रही होती है, एग्जैक्ट इक्वेशन। तो 1/x² से सपोज इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं गिवन इक्वेशन को, तो हमें m क्या मिलता, y/x² और n क्या मिलता, -1/x। तो डेल m बाय डेल y, करली m बाय करली y करते तो आता 1/x², करली n बाय करली x कितना आता, 1/x²। दोनों इक्वल आते, इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट। तो ये ऐसा किसने किया, 1/x² ने। 1/x² से जब आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो करली m बाय करली y इक्वल होगा करली n बाय करली x। कंडीशन होल्ड करेगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट इक्वेशन किसने बनाई है, 1/x² ने। हाँ, और एक बात का ध्यान रखो कि ये जो बंदा है 1/x², ये इक्वेशन को या इक्वेशन के सॉल्यूशन को कुछ डैमेज नहीं करेगा, कुछ अलग नहीं करेगा। जो हमने बिना 1/x² मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकाला था इक्वेशन का, अब जब हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो, इसको इक्वेशन क्या बन गई, 1/x² dx -1/x dy। तो ये तो सीधा सीधा किसका डेरिवेटिव हो चुका है, y/x का। माइनस वगैरह लगा के माइनस कॉमन निकाल देंगे, और इसका मतलब y/x इक्वल टू सी फिर आ गया, यही सॉल्यूशन बना। तो आप इक्वेशन को चाहे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से सोल्व कर रहे हो या विदाउट हेल्प से सोल्व कर रहे हो, तो जनरल सॉल्यूशन वही रहेगा। बस 1/x² क्या करेगा, इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने में आपकी हेल्प कर देगा। क्योंकि जब भी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है तो सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्या है, जस्ट क्या है, एक फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन होगा जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन के आ जाएगी अपने पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका कुछ खास रोल नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कैसे निकाले जाते हैं, कब कब निकालने जाने चाहिए, कितने के यूज होते हैं, अब इसकी बात भी कर लेते हैं। mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। तो कुछ हम केसेस पढ़ते हैं कि इफ दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई, बोथ एफ एंड जी आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम mdx प्लस ndy वाली फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो अगर ऐसी इक्वेशन है तो ऐसी इक्वेशन का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर पक्का होगा, वो कौन सा, m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई, mx प्लस ny, प्रोवाइडेड ये नीचे वाला क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये इक्वेशन का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर डेफिनेटली होगा ही होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, बात यहां से क्लियर करते हैं। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अभी अभी हमने इस इक्वेशन को सोल्व करके 1/x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था। ध्यान दो कि 2/x² से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो क्या कोई फर्क पड़ता इक्वेशन को, 2 पहले वाले मेंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होता, दूसरे के साथ भी होता। तो जो काम 1/x² ने करना था वो 2/x² ने भी करना था, इसकी हेल्प से भी जनरल सॉल्यूशन सेम आना था। 3/x² से भी सॉल्यूशन सेम आना था। अगर आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है तो उसके साथ कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो इससे आपका एक क्वेश्चन ये क्लियर होता है कि किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, दैट मीन्स उसके पास कितने इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिले, अगर एक भी मिला तो ऑलवेज कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इस बात का ध्यान रहे। जहां पे 1/x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसी इक्वेशन का 1/y² भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इसको भी चेक कर सकते हैं हम। क्योंकि इस इक्वेशन के भी बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होंगे, x² वाली टर्म के अलावा भी बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे जब हम ये बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा जब होमोजीनियस है, तो हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे होंगे। बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कोई भी यूज करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 यूज करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 करो, 3 4 5 कोई भी यूज करो, इन सब ने जनरल सॉल्यूशन सेम ही बना के देना है। जनरल सॉल्यूशन ये वही बना के देंगे, सेम वाला। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस ny कब हमेशा होगा, जब इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस। सेकंड, अगर mdx प्लस ndy इक्वेशन स्पेशली इस फॉर्म में हो,
सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ x है, x इंटू वाई, कॉमा नहीं है बीच में, एफ एक्स वाई जी एक्स वाई, लाइक इस तरह से इक्वेशन है 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई। इस टाइप की अगर इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रहेगा हमेशा कौन सा होगा, 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई। ये डेफिनेटली होगा, इसको सोल्व करके निकाला जा सकता है। पर जब भी हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, तो हम बहुत कम टाइम होगा जब हम इनको यूज करेंगे। इनके यूज किए बिना ही हम क्वेश्चंस को सोल्व किया करेंगे। बट एक बार सिर्फ फॉर्मूला के लिए देख लें, फॉर्मूलास को हल्के में ना लेना। कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनको एक बार पढ़ लेना जरूरी है। थर्ड टाइप है इफ डेल एम बाय डेल वाई या फिर करली एम बाय करली वाई माइनस करली एन बाय करली एक्स डिवाइड बाय एन। अगर ये सिर्फ x का फंक्शन बचता है, ओनली x का फंक्शन बने, देन उस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक डेफिनेटली कौन सा होगा, ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन वही फंक्शन जो बचा है इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। मतलब डेल एम बाय डेल वाई निकाला हमने, डेल एन बाय डेल एक्स निकाला, दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो माइनस करके कुछ बचेगा, उसको डिवाइड करते हैं एन के साथ, तो कोई एक्स की टर्म अगर बचे तो उस इक्वेशन का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा ये होगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने में हेल्प कर देंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लास्ट टाइप इस तरह से है, करली एन बाय करली एक्स माइनस करली एम बाय करली वाई डिवाइड बाय एम। अगर ये सिर्फ y का फंक्शन बच जाता है इस तरह से करने पे, तो इसी तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम एक और कौन सा ले सकते हैं, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा y की फॉर्म में, ऊपर वाले में आएगा x की फॉर्म में। तो ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं, पर्टिकुलर वेज हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के, अगर हमें स्पेशल इक्वेशन अरेंजमेंट में दिए रखी हो। बट अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के ऊपर, जिससे हमें थोड़ा आइडिया होगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछे गए हैं जो भी और आ रहे हैं तो उनको बेटर वे क्या होगा अटेम्प्ट करने का। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब हमें कंडीशन चेक करनी है, करली एम बाय करली वाई इक्वल होगा करली एन बाय करली एक्स। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म बना लो। एम कितना बना, ये एम बना, क्योंकि डी वाई और डी एक्स अलग करेंगे, और ये कितना बना, एन। ठीक है, तो करली एम बाय करली वाई करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 6x प्लस 2by कोस एक्स, और 1316 का डेरिवेटिव 0। करली एन बाय करली एक्स करते हैं तो 2ax प्लस 2 कोस एक्स इंटू वाई। ठीक हो, अब दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। तो x वाली टर्म x वाले के इक्वल होगी, तो इसको अगर कोफिशिएंट दोनों के इक्वल रखते हैं तो क्या मिला, a की वैल्यू आई 3, और a की वैल्यू 3 a की ऑप्शन में पड़ी है। वैसे बाकी भी देख ले हम, cos x है, cos x है, 2by है, 2y है, तो इसका मतलब 2b इक्वल किसके आ रहा है, 2 के, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। दोनों को कंपेयर किया था, आंसर कौन सा मिल गया, बी ऑप्शन, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 1। इस तरह से ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन यूज की। Which of the families of functions satisfy the differential equation। मतलब हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या पूछा गया है, जस्ट सॉल्यूशन पूछा गया है, जो सेटिस्फाई करेगा उसका नाम क्या होता है, सॉल्यूशन। तो e रेस्ट पावर x cos z 2 cos x dz by dx, अब y की जगह z आ गया, ex sin z माइनस 2z sin x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। तो पहले हम चेक कर ले क्या इक्वेशन एग्जैक्ट है। इसको किस तरह से कंपेयर करेंगे हम, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की जगह क्या हो चुका है, डी जेड। ठीक है, सिर्फ इतना काम करना है। तो m की वैल्यू कितनी है, अगर इन सबको डी एक्स डी वाई अलग करते हो, ई एक्स साइन जेड माइनस 2z साइन एक्स, और n कितना आ गया, ई एक्स कोस जेड प्लस 2 कोस एक्स। तो m का विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे और n का विद रिस्पेक्ट टू x। m का विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन किया, सॉरी डेरिवेटिव किया, तो क्या आया, ई रेस टू पावर x माइनस कोस z, और इधर माइनस 2 साइन x। n का विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या आया, ई रेस टू पावर x कोस z प्लस
सॉरी यहाँ पे ऊपर जब हम डेरिवेटिव कर रहे थे तो ये प्लस का ही आएगा और 2 sin x वैसे e रेज टू पावर x cos z सेम रहा और इसका डेरिवेटिव -2 sin x। तो हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल आए हैं, तो इक्वेशन क्या बन चुकी है, एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब एग्जैक्ट का सॉल्यूशन लिखना है हमें। सॉल्यूशन लिखने का भी अभी सीधा सीधा वे देखा था हमने कि x वाले का हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर देंगे और z है तो z वाले का विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन करके रिपीटेड टर्म बाहर करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, x वाली टर्म्स ये वाली हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू x कर दो इंटीग्रेशन, ex का ex, sin z हम कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे, -2z sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है, प्लस z वाले का विद रिस्पेक्ट टू z कर दो, e रेज टू पावर x sin z और -2z, सॉरी प्लस का होगा 2z cos x, क्योंकि cos x कांस्टेंट की तरह और 1 का इंटीग्रेशन z हो गया। तो ये रिपीट कर रही थी टर्म, इसलिए एक बार कैंसिल करेंगे, ये भी रिपीट कर रहे हैं, इसको भी एक बार कैंसिल करेंगे, इक्वल टू c, दैट मीन सॉल्यूशन क्या आ गया, e रेज टू पावर x sin z प्लस 2z cos x इक्वल टू c। तो ये चेक कर लो कौन सी ऑप्शन में पड़ा है, ex sin z प्लस 2z cos x, सी ऑप्शन इसका डायरेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी, अगर हमें पता लग जाए कि इक्वेशन एग्जैक्ट है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इक्वेशन करते हैं, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस y स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस xy dA। तो m है y स्क्वायर और n है 1 प्लस xy। तो हम वैसे ही चेक करें कि पहले डेल m बाई डेल y तो कितना आ रहा है, 2y, और डेल n बाई डेल x कितना आ रहा है, y, इक्वल नहीं है आपस में, तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। इसलिए हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा किसी मेथड का यूज करके, बट हम मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट ऑप्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो जब भी इसको इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया जाएगा, e रेज टू पावर y अगर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन, तो नया m ये बन जाएगा और नया n क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर y प्लस xy e रेज टू पावर y, ये m और ये n। अगर इसको इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टिंग इक्वेशन एग्जैक्ट होती है। तो इसके बाद हम कंडीशन चेक कर लेंगे क्या इक्वल आएंगे। तो m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे तो ey इंटू 2y प्लस ey का डेरिवेटिव ey y स्क्वायर सेम, और n का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बचेगा कितना, ओनली y e रेस्ट पर y, दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन पक्का गलत है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो e रेस्ट पर x y स्क्वायर होगा, e रेस्ट पर x इधर इधर देखो x की टर्म ऑलरेडी है, e रेस्ट पर x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, उधर नहीं लगेगा, तो होप सो ये भी इक्वल नहीं आने वाले। तो सेकंड वाली ऑप्शन भी हम देख के बाहर कर सकते हैं कि ये नहीं आएंगे इक्वल। थर्ड ऑप्शन पे ट्राई करें, तो e रेस्ट पर xy से मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर e एक्स वाई, और n कितना आ गया, e एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई, ये नया बन जाएगा। अब m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करो, 2y e रेस्ट पर एक्स वाई प्लस y स्क्वायर सेम e रेस्ट पर एक्स वाई, और ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, y का, एक्स वाई में y का 1 और ये बन जाएगा x, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। n का विद रिस्पेक्ट टू x करो तो ये आपके पास है e रेस्ट पर एक्स वाई प्लस e रेस्ट पर एक्स वाई इंटू एक्स वाई। पहले तो आया e रेस्ट पर एक्स वाई इंटू वाई प्लस e रेस्ट टू पावर एक्स वाई, वाई सेम आ गया, x का हो गया 1, ठीक है, प्लस एक्स वाई सेम आ गया और e रेस्ट पर एक्स वाई इंटू कितना हो गया y। तो e एक्स वाई वाई e एक्स वाई वाई, ये 2 हो गया, 2y e रेस्ट टू पावर एक्स वाई, और मल्टीप्लाई करोगे तो x y स्क्वायर e रेस्ट पर एक्स वाई। तो चेक कर सकते हो दोनों के दोनों सेम आए, my और nx दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब e रेस्ट पर एक्स वाई अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो ये अपना डायरेक्ट करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर कभी ऐसा लग रहा है कि हम 4 बार मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ये फिर भी आसान है, ये ओके है, ये बात मल्टीप्लाई कर लो आंसर मिल गया तो अच्छी बात है। अदरवाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं, हमने अभी अभी कंसेप्ट पढ़ा है कि इन्फिनिटली मैनी होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इन्फिनिटली मैनी में अगर उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दी हैं बस, तो आप तो मेथड अगर यूज करने जाओगे तो कितने के इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे। अगर 4 मेथड यूज कर रहे हो तो 4 निकालोगे, 4 के बाद तो निकालने का मन भी नहीं करेगा,
और वो कोई गारंटी नहीं है कि आपको वही 4 दे रखे हैं जो मेथड से निकलेंगे। इस पे जरूर आपको हो सकता है 1 या आधा मिनट थोड़ा ज्यादा लग जाए मेथड से। मेथड कब कम काम करेगा, कम टाइम लेगा, जब आपको पक्का पता है कि इस मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ ही जाएगा। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इक्वेशन देख के ही हम बता दें कि इस मेथड का यूज करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो पता नहीं कौन सा मेथड कब यूज हो, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन जब भी आए तो उसको बाय ऑप्शन ही करने की ट्राई करना। इन मेथड्स का यूज करके भी हो सकता है कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें ना मिले, ये भी कोई पक्का नहीं है कि इन चारों का यूज करेंगे और मिल ही जाएगा। ऐसी भी इक्वेशन है जिन पे ये चारों के चारों इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले मेथड फेल हो जाते हैं। तो करना किस तरह से क्वेश्चन, हमेशा बाय ऑप्शन जाओ, अच्छा रहेगा। ऑप्शन से मल्टीप्लाई करो, चेक करो इक्वल आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इक्वेशन का वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अपना काम था। सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए जल्दी से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, और लीनियर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बजाय बाय ऑप्शन करना आना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट इसके भी अगर दो सब टॉपिक आप देखो तो एक ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करता है जब लिनियरिटी प्रिंसिपल होल्ड हो। अगर कोई फंक्शन को आप लिनियरिटी प्रिंसिपल होल्ड करवाने की बात कर रहे हो, लाइक ये एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई है, अगर मैं इसमें y को y1 प्लस y2 से रिप्लेस कर देता हूं, जहां भी y है उसको y1 प्लस y2 लिख रहे हैं, तो या इसको हम ये लिख सकते हैं एफ ऑफ y1 प्लस एफ ऑफ y2। तो ये काम कर रहा है ना जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एफ ऑफ y1 प्लस y2 क्या बन जाएगा, एफ ऑफ y1 प्लस एफ ऑफ y2। इस तरह से अगर z ऑफ t हो कोई फंक्शन, हम उसमें t को t1 प्लस t2 से रिप्लेस करें, तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, zt1 प्लस zt2। अगर ऐसा कर रहा है तो ये लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रिंसिपल होल्ड कर रहा है ये वाला फंक्शन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी के साथ ही एसोसिएट की जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव यूज होते हैं और वेरिएबल यूज होते हैं। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऐसी बना पाओ, लाइक हमने लिखा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, अभी ये इक्वेशन लेते हैं, इसका वेरिएबल कौन सा है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y। जहां भी आपको y नजर आ रहा है वहां पे आप y को y1 प्लस y2 से रिप्लेस कर, तो आपको इक्वेशन का बिहेवियर कैसा दिखेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y2 इक्वल टू 0। तो ऐसा हो सकता है कि हम y1 वाला पार्ट इकट्ठा कर दें प्लस y2 वाला पार्ट एक साथ कर दें और इक्वल टू 0। तो ये कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि ये लिनियरिटी प्रिंसिपल जैसा काम हुआ है कि जहां भी y था हमने उसको रिप्लेस किया था y1 प्लस y2 में, और इसने दो पार्ट्स में हमें इक्वेशन करके दे दी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, पहला y1 में दूसरा y2 में। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये काम कर रही है दैट वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो इक्वेशन ये काम नहीं कर पा रही है वो इक्वेशन नॉन लीनियर है। तो दो तरह की इक्वेशन होंगी फर्स्ट ऑर्डर में, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर आपको इस तरह से चेक कर लेना चाहिए, और जनरल फॉर्म तो हम कर ही लेंगे, बट एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या रहेगी, पी नोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, या इसको भी पी टू एक्स, पी की फॉर्म में लिख रहे हैं तो पी टू एक्स, वेयर पी नोट पी वन पी टू आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। जो भी ये कोफिशिएंट है और राइट साइड पे फंक्शन है, ये फंक्शंस किसके होंगे, एक्स के, इनमें y इन्वॉल्व नहीं होगा। अब आप वैसे भी इक्वेशन में देखो, सिर्फ लेफ्ट पार्ट में देखेंगे, अभी जहां भी आपको y नजर आ रहा है उसको y1 प्लस y2 से रिप्लेस करो तो सेम ऐसा बिहेवियर नजर आएगा। एक दो पार्ट्स हो जाएंगे इक्वेशन के, एक y1 और दूसरा y2 वाला। ठीक है, और अब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नीचे लेके आते हैं तो ज्यादातर हम ये वाली फॉर्म पढ़ते हैं dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस तरह की इक्वेशन हम पढ़ लेते होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है,
अब यहाँ पे एक बात और, जनरल सोल्यूशन में तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, एक कांस्टेंट आएगा। क्या y इक्वल टू जीरो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? y को जीरो पुट करके देखो, लेफ्ट साइड पे बना जीरो, पी एक्स इंटू जीरो जीरो इक्वल टू क्यू एक्स। तो एक ही हालात में सेटिस्फाई कर सकता है, अगर क्यू एक्स क्या होगा, जीरो, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इफ y इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, देन इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, होमोजीनियस। अगर y इक्वल टू जीरो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, देन वो सॉल्यूशन क्या, वो इक्वेशन क्या बोली जाएगी, होमोजीनियस। और y इक्वल टू जीरो अगर सॉल्यूशन नहीं है, देन इक्वेशन क्या बोली जाएगी, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस चेक करने के लिए राइट साइड लेफ्ट साइड से कुछ नहीं देखेंगे, आप इतना काम ध्यान में रखेंगे कि अगर y इक्वल टू जीरो इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इक्वेशन होमोजीनियस है, अगर y इक्वल टू जीरो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है तो वो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं बल्कि नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, और ये सिर्फ लीनियर के लिए नहीं है, कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर हो या नॉन लीनियर, आपको इक्वेशन को अगर होमोजीनियस बोलना है, उस पर होमोजीनियस का टैग लगाना है, तो y इक्वल टू जीरो जस्ट पुट करके देखो, कर गया सेटिस्फाई तो ठीक है, होमोजीनियस है, नहीं किया तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन की बात करें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, जो फर्स्ट ऑर्डर, डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते हैं हम इसका, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसका, और जिससे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख लेते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये इसका बन जाता है जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में देखें कि अगर हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म में, तो क्या क्या बनेगा, पी एक्स वाई माइनस क्यू एक्स डी एक्स प्लस वन इंटू डी वाई। ठीक है, एम डी एक्स और एन डी वाई, तो करली एम बाय करली वाई कितना बना, पी एक्स, करली एन बाय करली एक्स कितना बना, जीरो। तो अगर हम ये वाला रूल अप्लाई करें, करली एम बाय करली वाई माइनस करली एन बाय करली एक्स डिवाइड बाय एन, तो ध्यान से देखो कितना बनेगा, पी एक्स माइनस जीरो अपॉन वन पी एक्स, मतलब ओनली एक्स की टर्म्स बची। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला वो रूल याद होगा आपको कि एक्स की टर्म बचे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। तो इसी फॉर्म में ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने से निकल के आता है, उसी पिछले वाले कंसेप्ट का यूज करके, और फिर यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हेल्प करता है ये सॉल्यूशन लिखने में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, तो ये जनरल सॉल्यूशन बन जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी लीनियर है। तो अगर इक्वेशन अपने पास है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेस्ट पर p dx, मतलब e रेस्ट पर वन dx e रेस्ट टू पावर x बना। यहाँ पे कुछ बातें और ध्यान में रख लो क्योंकि क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं, चीजें खोद के निकालोगे जब, e रेस्ट पर x प्लस वन ले लो, e रेस्ट टू पावर x माइनस वन ले लो, e रेस्ट पर x प्लस थ्री ले लो, e रेस्ट पर x माइनस फोर ले लो, मतलब आप कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हो, ऐड ना सोचो, यहाँ पे आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, e रेस्ट पर x इंटू ई रेस्ट पर माइनस वन, ई रेस्ट पर x इंटू ई रेस्ट टू पावर थ्री, ई रेस्ट टू पावर x इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस वन। तो हमने अभी भी पीछे बात की थी, अगर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हाथ में आया, उसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो अगर e रेज टू पावर x आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर नजर आ रहा है, तो ये बाकी सब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कितने हो गए, इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ये ध्यान में रहे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कितने हुए, इनफाइनाइटली मैनी। तो आप कोई भी कांस्टेंट ऐड करके निकाल सकते हो। जब भी ई रेस्ट पर एक्स का वन इसका इंटीग्रेशन किया था तो ई रेस्ट पर एक्स नहीं था, प्लस सी भी लगाते तो भी चलता, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सी भी आता है। ठीक है, तो कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर लो सॉल्यूशन सेम ही आएगा। तो सॉल्यूशन अगर इसका हम लिखें, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, तो y इंटू ई एक्स इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन करके ई एक्स प्लस सी।
तो y इक्वल टू क्या आया, x माइनस 1 EX कट गया प्लस C e रेज टू पावर माइनस x। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। हाँ, कुछ बातें ध्यान में रख लेनी जरूरी है, सिर्फ इतना पढ़ लेना काफी नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में दो पार्ट्स दिखने चाहिए, एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला पार्ट है और दूसरा विदाउट कांस्टेंट वाला पार्ट है। क्योंकि इक्वेशन भी एक नहीं है, इक्वेशन को भी दो पार्ट्स में पढ़ोगे तो इक्वेशन और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूं, दोबारा लिखते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स है, तो अभी इसका हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन का। इक्वेशन भी दो पार्ट्स में देखो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, कंप्लीट इक्वेशन। ये इक्वेशन का कौन सा पार्ट है, होमोजीनियस पार्ट। होमोजीनियस पार्ट है इक्वेशन का। होमोजीनियस पार्ट जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। आप इसको सोल्व करके देखो क्या मिलेगा, log y माइनस एक्स प्लस सी, तो y मिला आपको e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू सी। ये जनरल सॉल्यूशन आया होमोजीनियस पार्ट का, और यही जनरल सॉल्यूशन आपको इक्वेशन में दिख रहा है। ये जो फर्स्ट पार्ट हम बोल रहे हैं ये होमोजीनियस का पार्ट है, सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो ये पीछे वाला क्या चीज है, देखो x माइनस 1, आप x माइनस 1 को इक्वेशन में पुट करो, क्या सेटिस्फाई कर रहा है जस्ट x माइनस 1 को, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस y की वैल्यू x माइनस 1 और इक्वल टू x, 1 1 कट जाएगा, x इक्वल टू x आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे ये क्या तरीका होता है इस तरह से सॉल्यूशन लिखने का, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट लेते हैं, होमोजीनियस पार्ट के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और जो विदाउट होमोजीनियस, विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जैसे देख लिया कि x माइनस 1 है, इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्या, क्या ये जनरल सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, इसलिए नहीं। बट हम अगर y इक्वल टू एक्स माइनस 1 के साथ प्लस 0 कर दें तो ये जनरल सॉल्यूशन है, तब इसको जनरल सॉल्यूशन बोल देते हैं। कैसे, क्योंकि देखो जब आपने होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन निकाला ये सारा, ये जो y इक्वल टू सी ई रेस्ट पर माइनस एक्स है, इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो किसके इक्वल देगा आंसर, 0 के इक्वल। दैट मीन्स ये वाले y जब भी इक्वेशन में पुट किए जाएंगे तो 0 के इक्वल आंसर बनाएंगे, 0 देंगे। तो इसलिए हम इस 0 को अगर रिप्लेस कर दें x माइनस 1 प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स होमोजीनियस वाले पार्ट से, तो और अगर अभी इस इक्वेशन में पुट करोगे, पूरी इक्वेशन में पुट करोगे इसको, तो ये वाले पार्ट का तो काम क्या है 0, और ये वाले पार्ट ने किसके इक्वल बना देना है इसको, x के। ये हमने x माइनस 1 भी पुट करके देखा था अभी, तो उसने x बना देना है, तो x प्लस 0 ले दे के पूरा क्या आ जाएगा x, पूरे का पूरा ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का वे क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी नॉन होमोजीनियस हो, कि आप कोई भी एक सॉल्यूशन अपनी तरफ से बनाओ, कैसे भी लाओ, उसमें होमोजीनियस पार्ट के फंक्शन ऐड कर दो, जो होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन है वो ऐड कर दो, तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ये नॉन होमोजीनियस का जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसलिए आप जब भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको हमेशा दो हिस्से नजर आएंगे इक्वेशन में, एक तो कांस्टेंट्स वाला पार्ट होता है और ये अकेला पार्ट हमेशा किसका होता है, होमोजीनियस का, और ये वाला जो पार्ट होता है ये नॉन होमोजीनियस का पार्ट होता है। इस तरह से जनरल सॉल्यूशन बनता है। होमोजीनियस वाला पार्ट क्यों लिया जाता है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा किसके पास होता है, होमोजीनियस वाले पार्ट के पास। तो ओनली x माइनस 1 के पास तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं था, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लाने के लिए हमने होमोजीनियस मतलब 0 की हेल्प ली, जिससे अपना काम भी चल गया और इक्वेशन का सॉल्यूशन भी मिल गया। तो इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं
अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम और अच्छा सा आइडिया लगा पाएंगे इक्वेशन के सॉल्यूशन का। क्वेश्चन है जी बहुत अच्छा है यहाँ पे, इफ y1 y2 y3 आर थ्री डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, ये x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है, ये जस्ट इसकी थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया है, सोल्व करने वाला काम नहीं है। देखो जब भी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होगी तो अगर दो सॉल्यूशन इसके हैं, y1 भी इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, y2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेफिनेटली y1 प्लस y2 भी सेटिस्फाई करेगा। लिनियरिटी प्रिंसिपल से y1 प्लस y2 पुट करोगे तो एक पार्ट y1 का होगा, वो भी जीरो है, क्योंकि ये इसको क्या बोला गया कि ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है तो पुट करके क्या बनाएगा, जीरो। ये भी पुट करके क्या बनाएगा, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो करके क्या आ जाएगा, जीरो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जब भी आप होमोजीनियस पार्ट के सॉल्यूशन लोगे या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन लोगे, तो एक्चुअल में तो वो सारे के सारे सॉल्यूशन ही मिलके क्या बना देते हैं, वेक्टर स्पेस बना देते हैं। वेक्टर स्पेस पे अभी नहीं जाते, बट इतना ध्यान रहे कि अगर दो सॉल्यूशन आपके पास हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी पक्का सॉल्यूशन होगा होमोजीनियस के केस में, ठीक है। बट नॉन होमोजीनियस में ऐसा नहीं होगा। तो इसको एक बार और देखते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन सपोज इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको क्या दिख रहा है, y इक्वल टू वन चेक करो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वन का डेरिवेटिव जीरो और वन इक्वल टू वन आ जाएगा, तो ये एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब एक सॉल्यूशन और चेक करो, ई रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस वन। जब जनरल सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो ये आपको दिखेगा, आप इसको भी चेक करो इक्वेशन में पुट करके, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। ये दो सॉल्यूशन, ये y2 बोल देते हैं इसको, इसको y1 बोल देते हैं। तो क्या y1 प्लस y2 अगेन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब आप y1 प्लस y2 करोगे तो क्या मिलेगा, ई रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस टू, ये मिला। और अब अगर इसको इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस। तो अभी यहाँ पे बात ध्यान में रहे कि अगर y1 y2 होमोजीनियस के सॉल्यूशन है तो उनका आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीपल, तो सारे सॉल्यूशन होंगे। और नॉन होमोजीनियस में अगर आप दो सॉल्यूशन के एडिशन को सॉल्यूशन बनाना चाहोगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। कब सॉल्यूशन बनेगा, कोई दो सॉल्यूशन का कौन सा कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन बनेगा, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। ये भी थ्योरी का पार्ट है, इसके ऊपर भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार सेकंड ऑर्डर में आया था पर वो क्वेश्चन। अल्फा y1 प्लस बीटा y2 अगेन सॉल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस का इफ एंड ओनली इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होंगे, वन के। ये एक छोटी सी बात जरूर ध्यान में रखनी है, होमोजीनियस का सारा कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट नॉन होमोजीनियस में दो सॉल्यूशन का, तीन सॉल्यूशन का, चार सॉल्यूशन का अगर अगेन कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो सारे कोफिशिएंट का सम कितना होना चाहिए, वन। अदरवाइज वापिस वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसमें हमें क्या दे रखा था कि y1 y2 y3 तीन सॉल्यूशन है डिस्टिंक्ट, देन कौन सा कॉम्बिनेशन अगेन सॉल्यूशन बनेगा, तो सिर्फ इतना चेक कर लो किसके कोफिशिएंट्स का सम वन आ रहा है। तो टू थ्री माइनस टू, ये टू से टू कैंसिल होकर वन आएगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। सिर्फ कोफिशिएंट्स का सम आपको चेक करना है किसका वन आ रहा है, तो ये इसका सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा अलग वे में सोल्व होने वाला क्वेश्चन है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन है एंड माइनस वन है। वन है वेन एवर एक्स जीरो टू वन और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन में माइनस वन है। अब ध्यान में रहे कि कंडीशन क्या दे रखी है हमें, y जीरो पे जीरो, y एट जीरो पे जीरो है, तो x इक्वल टू जीरो कौन से वाले पार्ट के पास है, फर्स्ट वाले पार्ट में, तो ये फर्स्ट पार्ट की कंडीशन है। सेकंड वाला पार्ट की कंडीशन वन या वन से ग्रेटर पे होनी चाहिए थी। इफ yx बी ए कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, देन y की टू पे वैल्यू बतानी है क्या होगी। टू की वैल्यू कौन बताएगा, सेकंड पार्ट। तो इस इक्वेशन को कैसे देखना होगा, देखो पहले अगर हम सिंपली इसको सोल्व करते हैं एक बार वन के लिए कब इक्वेशन काम कर रही है, व्हेन एक्स लाई बिटवीन जीरो टू वन। और सेकंड पार्ट कब काम करेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल रखते हैं माइनस वन, व्हेन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप लिखोगे जब अपने वाले मेथड से तो क्या आएगा, सी ई रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस वन। इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो सी ई रेस्ट पर माइनस एक्स माइनस वन, यहाँ पे C1 ले रहे हैं, यहाँ पे C2 ले रहे हैं।
सॉल्यूशन लिखोगे लीनियर वाली फॉर्म से तो ये आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अब y0 पे क्या है, 0। तो y0 पे 0 कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन से वाले पार्ट की कंडीशन है, ये फर्स्ट वाले पार्ट की कंडीशन है, तो इधर पुट कर देते हैं c1 e⁻0 + 1। तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इसका मतलब यहाँ इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन क्या बन गया, 1 - e⁻⁻x। ये ध्यान से रखो। दूसरे वाले पार्ट में c2 की वैल्यू x को 0 पुट करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये वाला काम सिर्फ किसका है, >= 1 का। तो 0 पे यहाँ काम नहीं आएगा। बट एक वर्ड यहाँ पे पकड़ो, सॉल्यूशन कैसा दे रखा है हमें, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस है तो थ्रू आउट डोमेन कॉन्टिन्यूस होगा, और डोमेन में हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो दो पार्ट्स कर रहा था सामने वाले फंक्शन के। वो पॉइंट कौन सा है, 1। इसका मतलब एट x = 1 भी y क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेफ्ट साइड ऑफ y x अगर आप लोगे तो वो इक्वल आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट साइड ऑफ y x। ये की पॉइंट था इसमें, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट राइट लिमिट 1 पे पक्का सेम आएगी, यही काम कर दो इसमें। लेफ्ट पे लिमिट ले रहे हैं इस वाले फंक्शन का यूज करके, और राइट पे लिमिट ले रहे हैं इस वाले फंक्शन का यूज करके। तो दोनों क्या है, 2 - e⁻1 = c2 e⁻1। c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2e−1। ये c2 आ चुका है प्रॉपर, ध्यान से देखो। तो 2e−1 e⁻x -1। ठीक है। अब आंसर क्या पूछा गया, y एट 2 पे। तो 2 कौन से वाला पार्ट देगा, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला, डेफिनेटली सेकंड वाला, इसके पास 2 है। तो x को 2 पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 2e−1 अपॉन e² -1। एलसीएम लो, 2e−1 - e² अपॉन e²। ऊपर से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये देख पाओगे कि e−1 का होल स्क्वायर बन गया, नीचे आया e²। आंसर कौन सा बन गया, माइनस बाहर e−1² अपॉन e² डी ऑप्शन। ठीक है जी। तो इस तरह से जब भी हमें सेपरेट पार्ट में दे रखे होंगे फंक्शन सामने वाला, तो दो पार्ट्स में इक्वेशन को सोल्व करना होगा, बीच में कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन का यूज होगा। ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट और गेट में काफी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहे इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2016 में, तो मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये सेम क्वेश्चन सीएस या यूजी नेट 2015 में पूछा गया था। तो आप इन क्वेश्चन को अपने तरफ से ट्राई करो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने पिछला क्वेश्चन देखा है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट के ऊपर ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इधर भी दो पार्ट्स में फंक्शन दे रखा है, इधर मोड एक्स में दे रखा है। मोड एक्स को आप अपनी तरफ से ब्रेक कर सकते हो, -x लिखोगे whenever x less than 0, x लिखोगे whenever x greater than 0। तो इसी तरह से सामने वाले फंक्शन के दो पार्ट्स बन गए, दोनों में सोल्व करके इस बार कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन कौन से पॉइंट पे आएगी, 0 पे। तो ये आप खुद ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन सेम ये वाले क्वेश्चन पे 1 के ऊपर पार्ट्स दे रखे हैं, 1 पे डिवाइड किया गया है, तो 1 पे ही कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगाओ और 3/2 पे वैल्यू इसकी चेक कर लो। तो इसलिए गेट और नेट में ये इंपॉर्टेंट काम बन जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड है, ये भी गेट 2017 में आया हुआ है, ये कर सकते हैं। x³ इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन ये क्या होगा, कौन सी कंडीशन होल्ड करेगा। तो ये जो क्वेश्चंस अभी तक इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फर्स्ट ऑर्डर के आ रखे हैं, कुछ आपके सामने रखे हैं, ताकि आप इनको इसी वे में करके ट्राई करो जैसा हमने इस वीडियो में सीखा है। x³ अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन को क्या बना देगा, एग्जैक्ट। तो जो नया m है वो कैसा आएगा, x³ को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, और नया n है वो कैसा आएगा, x³ को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद जस्ट आपने करना क्या है कि ये कंडीशन इक्वल होगी, क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है। कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो आपको इनमें से एक ना एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखोगे। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का काम था,
जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, चाहे वो यूजीसी नेट में है या गेट में है, आईआईटी जैम में है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए हैं, वो सारे अभी हमने डिस्कस किए। हाँ, और बहुत से कॉन्सेप्ट कई बार ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस में अलग वे में अप्लाई करने पड़ते हैं। मतलब जो हमने ये थ्योरी तो सारी पढ़ ली है, बट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना अभी वो पेंडिंग है। जब तक इन सारे कंसेप्ट्स को हम क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक डिफरेंशियल इक्वेशन पक्का नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक टॉपिक के फर्स्ट ऑर्डर जो भी अभी तक हमने किया, काफी सारे इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं ऐसी कोशिश करेंगे। तब तक आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठा लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके जी, थैंक यू वेरी